मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी प्रश्नावली का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें फर्स्ट पार्ट में 12, 15 और 21, तो इन संख्याओं का हमको एचसीएफ और एलसीएम वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं तीसरे का फर्स्ट। सबसे पहले हम दी गई तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 12 के गुणनखंड मिल जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा करेंगे। देखिए 3 दुनाई 6 दुनाई 12। अब 15 के गुणनखंड कर लेंगे। 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5 मिलेंगे, 3 बचे 15। फिर तीसरी संख्या हमारी 21 है। 21 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 सते 21, 3 गुणे 7 मिल जाएगा। इन सभी में अगर देखें तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड सब में 3 मिल रहा है और उभयनिष्ठ गुणनखंड ही दी हुई संख्याओं का माशा अर्थात एचसीएफ होता है। तो देख रहे हैं तीनों में हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर देखें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो प्राप्त हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 3। देख रहे हैं 3 पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो यही हमारा एचसीएफ बराबर 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की प्रक्रिया है, इस प्रकार से भी एलसीएम का मान निकाल सकते हैं। पहले दी हुई संख्या के सभी गुणनखंड को लिख लें। तो देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद दूसरी संख्या के गुणनखंडों में उन गुणनखंडों को और लिख लेना है जो इसमें अभी तक ना लिखे गए हों। तो देख रहे हैं 3 और 5 हैं। 3 तो हम लिख चुके हैं, 5 नहीं लिखा तो एक 5 भी लिख लेंगे। अब इसके बाद तीसरी संख्या में के गुणनखंड में जो शेष बचे हैं उनको लिखेंगे। 3 7 है, देखिए 3 यहाँ हम लिख चुके हैं, 7 नहीं लिखा तो 7 को और लिख करके अब इन दी हुई संख्याओं का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही इन दी हुई संख्याओं का एलसीएम होगा। तो गुणा करेंगे 2 दुनाई 4, 4 तेई 12 और 12 पंचे 60। तो 60 गुणे 7, 60 और 7 का गुणनफल करेंगे, 7 छंग 42। तो इस प्रकार से एलसीएम का मान 420। तो हमारा एक आंसर एलसीएम 420 ये मिल जाएगा। और एचसीएफ हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो एचसीएफ बराबर हमारा 3 मिला है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न के उत्तर होंगे। अब इसका हम सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट में देखें 17, 23, 29, इनका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है कि यदि इन संख्याओं के हम गुणनखंड कर लें, इन संख्याओं के गुणनखंड में आप देखेंगे पहले 17 के गुणनखंड करेंगे। 17 देख रहे हैं अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में स्वयं और एक ही गुणनखंड होता है, तो लिख सकते हैं 1 गुणे 17। इसके बाद दूसरी संख्या 23, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसका भी गुणनखंड 1 गुणे 23 मिलेगा। इसी प्रकार 29 भी अभाज्य संख्या है, 29 में भी गुणनखंड 1 गुणे 29 मिलेंगे। अब एचसीएफ हम जानते हैं दी हुई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो देख रहे हैं इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ मिलेगा, इसलिए एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम में हम जानते हैं कि पहले के हम सभी गुणनखंड लिख लेंगे और दूसरे से अब उनको लिखना है जो अभी ना लिखे गए हों। 23 बाकी है और तीसरे से 29। तो इनका यदि हम आपस में गुणा कर लें तो गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वही इन दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। तो 1 गुणे 17, 17 हमारा मिला। अब 23 और 29 का यदि हम गुणनफल निकालें तो देखिए 23 और 29 का गुणा कर लेते हैं, तो 29 गुणे 23 आप करेंगे। 29 गुणे 23 यदि हम करें, 3 9 27, 3 दुनाई 6, 6 2 8, फिर 2 से कर लेंगे, 2 नहीं 18,
2 दुनाई 4, 4 1 5। तो इस प्रकार से 7, 8 8 16, 5 1 6, 667। अब हम 17 और 667 का गुणनफल निकालेंगे। तो 17 में 667 से यदि गुणा करते हैं तो देख रहे हैं 17 सत्ते 119, 119 में हासिल हमारे 11 मिल गए। 17 छक्का 102, तो 102 में 11 जोड़ देंगे तो 102 और 11 मिल करके तो 113 मिल जाएंगे। 113 का 3 मिला। फिर 17 छक्का 102 हासिल 11 थे। तो इस प्रकार से 102 में 11 जोड़ेंगे तो 102, 10 112, 1 113। इस प्रकार से एलसीएम का मान 11,339, एलसीएम इक्वल टू 11,339। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम फिर देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में संख्याएं 8, 9 और 25 हैं। इनके गुणनखंड करेंगे। यदि 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 3। और 25 के यदि गुणनखंड कर लें 25 का गुणनखंड 5 इंटू 5। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड, चूंकि कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं है तो यदि कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता तो फिर जानते हैं एक सभी में गुणनखंड कॉमन होता है। इसलिए इन तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हैं एक है। तो इन तीनों संख्याओं का HCF 1 मिल जाएगा। अब हम एलसीएम में जानते हैं पहले के हम सभी गुणनखंड लिख लेंगे। तो 2 देख रहे हैं 3 बार है, 2 की घात 3 इंटू, फिर दूसरे में 3 2 बार है, 3 की घात 2 इंटू, फिर तीसरे में देख रहे हैं 5 2 बार है, 5 की घात 2। आप सरल कर लें। 2 की घात 3 8 के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसका हम गुणा कर लें। पहले हम 25 और 9 से 8 से गुणा कर लें। यदि 25 अट्ठे 200 गुणे 9 तो 9 दूनी 1800। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 1800 मिल जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए तीसरे भाग का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 में दिया है। 4 में कह रहा है यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 306 और 657 का HCF 9 दिया है। अब हमको 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये हमारा फार्मूला है HCF इंटू एलसीएम। ये हमारा फार्मूला है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्योंकि इसमें हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो यदि एलसीएम बराबर लिखें तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या देख रहे हैं 306 है, 306 इंटू दूसरी संख्या 657 बटे HCF का मान देख रहे हैं 9 है। अब हम सरल कर लेंगे। सरल करने के पश्चात फिर बची हुई संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो भी मान प्राप्त होगा वही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 9 से विभाजित करते हैं। तो 9 से देखिए अगर हम 657 देखें विभाजित होता है कि नहीं। 9 सत्ते 63, 2 65, 27, 9 त्रिक 27। तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 सत्ते 63, 2 65 27 हुआ, 9 त्रिक 27। आप 306 और 73 का हम गुणनफल निकाल लें। तो यदि 306 में हम 73 से गुणा करते हैं
306 गुणे 73। देखिए गुणनफल करेंगे, तिछक 18, 3 त्रिक 9 और 7 से 7 छंग 42, 7 त्रिक 21। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 8, 2 1 3, 9 4 13 और 21 1 22। तो गुणनफल 22,338 प्राप्त होता है, इक्वल टू मिला 22,338। तो इस प्रकार से हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल गया, एलसीएम इक्वल टू 22,338। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं फिर अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, हमारा 5वां प्रश्न दिया है। 5वें प्रश्न में कह रहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम देखेंगे कि संख्या 6 की घात n क्या n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए संख्या 6 की घात n, इसका अगर हम हल देखें तो संख्या 6 की घात n 0 पर तभी समाप्त होगी, जब 6 की घात n के गुणनखंड 2 और 5 प्राप्त होंगे। यदि हम 6 की घात n के गुणनखंड करते हैं तो 6 की घात n के गुणनखंड में 6 की घात n बराबर मिलेगा 2 गुणे 3 की घात n, अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा 2 की घात n इंटू 3 की घात n। तो देख रहे हैं 2 का तो गुणनखंड n के किसी भी मान के लिए इस 6 की घात n में 5 गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n में 5 गुणनखंड नहीं मिलेगा। इसलिए n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। n के किसी भी मान के लिए जो संख्या हमारी 6 की घात n है ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न दिया है, छठे प्रश्न में कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए भाज्य संख्या की पहचान होती है कि स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा गुणनखंड भी होगा। अगर एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा गुणनखंड प्राप्त होता है तो फिर वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम इन दी हुई संख्याओं में ये जांच करेंगे कि दी हुई संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी प्राप्त होता है। जैसे 7 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यदि हम लेकर चलें तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देख रहे हैं इन दोनों पदों से हमारा 13 उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा है। 13 को हम कॉमन कर लें, कॉमन करने के पश्चात बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। इस प्रकार से 13 इंटू 11 सते 77, 77 प्लस 1, 77 1 78। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 77 1 78।
78 के भी यदि हम गुणनखंड करें तो 13 गुणे, तो देख रहे हैं 2 मिल जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नहीं 18, तो 39, 13 × 3 39। इस प्रकार से देख रहे हैं इस दी हुई संख्या के एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 13, 2, 3 भी प्राप्त होते हैं। इसलिए यह हमारी दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो ये हमारे इस पहले भाग का उत्तर होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारी दी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इन दोनों में देख रहे हैं 5 सबसे पहले हम कॉमन कर लें, 5 कॉमन कर लेंगे तो देखेंगे मिलेगा हमारा 7 × 42 इंटू 4 × 12 दूनाई 24, 4 × 12 दूनाई 24 और 5 हमने कॉमन किया तो 1 बचा है। अब इसके बाद 5 इंटू 42 और 24 का यदि हम गुणनफल करें तो 24 दूनाई 48, 8 मिला, हासिल 4 मिल गए। 24 चौक अगर करते हैं तो 96, 24 चौक 96 और हासिल हमारे 4 मिले थे, 96 4 100 प्लस 1। इस प्रकार से 5 इंटू 1008 में 1 जोड़ देंगे 1009। इस प्रकार से देख रहे हैं दी हुई संख्या में स्वयं के अतिरिक्त ये 5 और 1009 भी गुणनखंड मिलते हैं, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यदि इसमें चूंकि दोनों एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि इन दोनों समयों का हम एलसीएम निकाल लें, एलसीएम जितना प्राप्त होगा ठीक उतने ही मिनट के पश्चात दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड कर लें। 18 के गुणनखंड करेंगे तो मिल जाएगा 2 × 3 × 3। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड करेंगे, 12 के गुणनखंड मिल जाएंगे 2 × 2 × 3। अब हम दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालें तो एलसीएम इक्वल टू मिलेगा, पहले हम 18 के सभी गुणनखंड लिख लेते हैं 2 × 3 × 3। अब 12 से उन गुणनखंडों को और लिख लेना है जो अभी ना लिखे गए हों। तो देख रहे हैं
इसमें हमने 12 के ही गुणनखंड लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 18 से वो गुणनखंड और लिख लेंगे जो अभी ना लिखे हों। देखिए 1 2 यहाँ हमारे दो लिख चुके हैं। फिर देख रहे हैं 2 3 है, जबकि एक ही 3 लिखा है, एक 3 और लिख लेते हैं। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर यदि देखें तो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दुनाई 36। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम 36 प्राप्त होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि चलने के 36 मिनट के पश्चात दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम इक्वल टू 36, अतः इससे सिद्ध होता है, अतः 36 मिनट के बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर छत्तीस मिनट के बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो यही हमारे दिए हुए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी प्रश्नावली का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।